क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए जो है हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जीके जीएस का शानदार सेशन कर रहे हैं और इसमें आज की ये दूसरी क्लास है। एक क्लास इसके पहले हो चुकी है, तो उसमें हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे थे। जो टॉप 30 प्रश्न जो है इसमें आने की संभावना है, उसी पर जो है ये श्रृंखला कराई जा रही है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी आवाज़ वगैरह आपके पास अच्छे से जा रही है। बाकी आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ मिल सके। जिनका भी जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पेपर है, वो इस सीरीज़ को करने के बाद जो है थोड़ा सा ये फील करेंगे कि हाँ किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और इसको करने का प्रयास करिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है, ये बताने का कोशिश करिए। जो है एक बार शेयर कर दीजिए इसको सभी लोग। जो है उन लोगों के पास जो दूर बैठे हैं, जिनके पास जो है संसाधन नहीं है, लेकिन जो है वो तैयारी करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। चलिए, पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें कितने रंग हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, लेकिन इसमें जो चक्र का कलर है वो नीला होता है, नेवी ब्लू होता है। तो ये चक्र जो होता है ये नेवी ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा ऊपर जो है केसरिया, ऊपर केसरिया, ठीक है, बीच में सफेद, और नीचे जो है ये हरा रंग होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। और इसको जो बनाने का रेशियो होता है ये 3:2 है ना। 3:2 के अनुपात में जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वज जो है भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई अनुपाते लंबाई का मान होता है। पहला ऑप्शन था 3:2, बी वाला ऑप्शन था 2:3, सी वाला ऑप्शन था जो है 4:3, और डी वाला ऑप्शन था जो है 1:1। ठीक है। तो अगर यहाँ आप देखें तो पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ठीक है ना। क्या पूछा गया है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, उल्टा पूछा गया है। पहले चौड़ाई फिर लंबाई बतानी है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछता, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 ये वाला सही होता। ठीक है ना। आई बात समझ में? ये वाला आपका सही हो जाता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है। अशोक स्तंभ जो है भारत का राजकीय चिन्ह जो है, अशोक स्तंभ ये भारत का राजकीय चिन्ह है। भारत का राजकीय चिन्ह, भारत का राजकीय चिन्ह है। भारत का राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा ही होगा,
इसमें जो है ऊपर जो है 4 शेर बने हुए हैं, चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं, और नीचे एक चौकी बनी हुई है जिसमें चक्र बना हुआ है, और यहाँ 4 जानवरों का अंकन है, एक के बाद एक चक्र के बाद 4 जानवरों का अंकन है। कौन कौन से वो हैं? वो है हाथी, घोड़ा, है ना, हाथी, घोड़ा, शेर और सांड। हाथी, घोड़ा, शेर और सांड या बैल, ये 4 जानवरों का अंकन मिलता है इस राजकीय चिन्ह में। ये भी आपको याद रखना है। और नीचे ऐसे उल्टा कमल देखने को मिलता है जिसको आमलक कहते हैं, ये बना हुआ मिलता है। ठीक है। और यहीं पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये राजकीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक अशोक। और इसने जो है ये 4 सिंह 4 दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बताए थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के लेखक कौन है, इसको बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी बताते चलिए कि गीतांजलि के लेखक कौन है, इसको बताना है आपको। ठीक है, गीतांजलि के लेखक धर्मेंद्र यूपी से, बिल्कुल बताइए भाई। सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए इसका जवाब करिए। गीतांजलि, गीतांजलि के लिए जो है 1913 में इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार भी इस व्यक्ति को दिया गया था। और आप उसका नाम बताइए। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सूरदास या तुलसीदास? तो वो व्यक्ति कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक सेकेंड। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? चौथा क्वेश्चन है ये है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बड़े राज्यों के लिए ट्रिक बताई थी, आज छोटे राज्यों के लिए ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। ये क्षेत्रफल के अनुसार हैं, क्षेत्रफल के अनुसार दोनों की बात हो रही है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े और क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्यों। बड़े के लिए मैंने बताया था राम महाराज, याद रखिएगा, राम महाराज। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है भाई। तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है। सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। और महाराज से क्या होगा? महाराष्ट्र। याद रखिएगा इस बात को। और छोटे राज्यों में जीएसटी याद रखिएगा, जीएसटी। तो इसको बताइए सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा भाई? हाँ, गोवा बिल्कुल सही जवाब है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 3 छोटे राज्यों का क्रम है, इसको भी आपको याद रखना है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है। ठीक है, धर्मेंद्र का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, तैयारी अच्छी चल रही है इनकी। चलिए अगला बताइए जो है, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? इंद्रियों की संख्या पूछा गया है। सेंस ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? या आप इसको ज्ञानेंद्रिय समझ लीजिए। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इसको बताना है। 4, 5, 6 या 7? बताइए, बताइए भाई। हेमेश कुमार, स्वागत है आपका। बताइए भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, मुख और स्किन, त्वचा। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिनके आधार पर हम चीजों को पहचानने का काम करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम आपको बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम बताना है उनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है, भारत की कोयल। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल। बताइए भाई। ये ऑप्शन धर्मेंद्र का बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, और ये यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी। यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी। किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल भी ये है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जन गण मन, भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ये पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, 1921 में, 1930 में, या 1947 में? बताइए कब ये गाया गया था। ठीक है, जन गण मन कब गाया गया था पहली बार? तो देखो भाई, जन गण मन जो है ये जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में गाया गया था, और उस समय जो है कलकत्ता में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1911 के करीब में। उन्हीं के स्वागत में ये जनगण मन गाया गया था। इसके रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? हम्म, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, या बुंदेलखंड का पठार? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? एमएस का आ रहा है सी। ठीक है, और धर्मेंद्र का जवाब ही नहीं आया। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में इसका विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका विस्तार सबसे अधिक है। छोटा नागपुर पठार याद रखिएगा झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। इसे भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर को क्या बोलते हैं? भारत का रूर। भारत का रूर कहा जाता है। ठीक, मालवा का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और बुंदेलखंड का पठार जो है ये यूपी और एमपी में है। ठीक है ना, यूपी और एमपी में है। ये भी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार मेनली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मालवा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप, बिल्कुल बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मानव शरीर, ऐसे ही प्रश्न आपके होम गार्ड में आएंगे, समझना ना, विज्ञान के हल्के प्रश्न आपसे पूछेगा वो, कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में पूछ लेगा, या फिर जो है फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा, या फिर जो है केल्विन में पूछ सकता है। ठीक है ना, आंसर करिएगा इसका। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, या जो है 38 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा? 35, 36, 37 या 38? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हम लोग सामान्यतः बुखार चेक कराते हैं ना, जैसे पता है किसी को 101 डिग्री बुखार हो गया, तो किस में बताते हैं? फ़ारेनहाइट में। समझ रहे ना, किस में बताते हैं? फ़ारेनहाइट में मान बताते हैं। सेल्सियस में कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने? बताइए किसने ये नारा दिया हुआ है? जल्दी से आंसर करिए भाई। बिल्कुल सही है, हिमेश का भी सही है, धर्मेंद्र का भी सही है। इसका आंसर करें भाई, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया हुआ है? ठीक है ना, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया हुआ है सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का पूछा जा रहा है, विश्व का नहीं। ठीक है, सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं ना? विश्व का सबसे बड़ा है और ये है कहाँ पर? तो ये है अफ्रीका में। किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा है और भारत का अगर सबसे पूछा जाए तो ये कौन सा है? थार है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। और ये किस राज्य में है? तो इसका विस्तार जो है राजस्थान में है और कुछ पाकिस्तान में होता है विस्तार इसका। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे सामान्य प्रश्न आपके इसमें आएंगे, लेकिन हाँ वो लॉजिकल प्रश्न होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग, ठीक है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। योजना आयोग की स्थापना जो है ये मार्च 1950 में हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1950। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? तो 1951 में। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई थी? इसी योजना आयोग के द्वारा। ठीक है ना, इसी योजना आयोग के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना ये चलाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस नाते होता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन के नाते, हीमोग्लोबिन के नाते, प्लेटलेट्स के नाते या प्लाज्मा के नाते होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बताइए। रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन के नाते होता है। और मैंने कल आपको बताया था हीमोग्लोबिन को एचबी से लिखते हैं, और पुरुष और महिला में इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। पुरुष में 12 से 16% और महिला में जो है 11 से 14%। ये लगभग सामान्य मात्रा मानी जाती है इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट है, रोहिणी है, इनसैट है, कल्पना फर्स्ट है? बताइए, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? अर्चना 13 का बी, बिल्कुल सही है। इसको बताइए कि 14 का कौन सा सही होगा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? ठीक है, तो देखिए भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 के सन में लॉन्च किया गया था, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे कांड पूछे तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए। हाँ, इससे संबंधित एक और, इसके रचनाकार कौन है भाई? तो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के द्वारा ये लिखा गया है। अगर आपसे रामायण पूछता तो रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किस भाषा में? संस्कृत, ब्रज, अवधी या हिंदी? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अनु भार्गव ए दे रही है 15 का ए, ना ना भाई, सी सही होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? 15 का ए अर्चना का भी गलत है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण जो है ये संस्कृत में लिखी गई है। ये किस में लिखा गया है? ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंट लगा दिया हूँ, क्वेश्चन पूछा भी गया है, समझ रहे हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प याद रखिए, पशु याद रखिए, पक्षी याद रखिए, है ना, वृक्ष याद रखिए। तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। पक्षी आपको बताना है, पशु बारहसिंगा, क्या है? बारहसिंगा है। पुष्प पलाश, पलाश या इसको ढाक या टेसू बोलते हैं, टेसू, या इसको ढाक का फूल, ढाक का फूल, ठीक है। पक्षी पूछा गया है तो सारस या क्रौंच, सारस या क्रौंच लिखा हुआ मिलता है, याद रखिएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, धर्मेंद्र का सही है, अर्चना का भी सही है, सभी लोगों का सही जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, पहले कोई और था अब कोई और हो गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को पुराना याद है, जो बहुत पहले पढ़े हैं उनको दूसरा याद है, समझ रहे हैं ना। और अब ये डेटा बदल गया है। चलो बताओ कौन सा है? NH 44 है, NH 27 है, NH 48 है, या NH 19 है? कौन सा है इसमें? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये श्रीनगर से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। और इसका नाम है NH 44, NH 44, ठीक है। ये ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है, NH 48 नहीं, NH 44। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल हमने सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डियों के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। कुछ और हड्डियां आपसे पूछी जा सकती हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे हाथ में जो है दो हड्डियां और याद रखिएगा, हाथ में एक तो हाथ से हाथ और हाथ है ह्यूमरस। कौन सा? ह्यूमरस। ये वाली हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस। यहाँ पर कलाई में दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, अल्ना, ठीक। ये हाथ वाली हो गई। पैर में दो हड्डी, पैर में भी तीन हड्डियां, एक तो फीमर, कहाँ की? जांघ की हड्डी होती है, और दूसरा आपको टीबिया और फेबुला, टीबिया और फेबुला, समझ रहे हैं ना। यहाँ टांग में जो है, टांग में दो हड्डियां होती हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो यहाँ टीबिया आगे और फिबुला, ठीक है, ये दोनों पाई जाती हैं। हाथ में ये दोनों होती हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है तो ये स्टेपस होती है, कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है, ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। आ? सबसे छोटी हड्डी पूछा गया भाई, बड़ी नहीं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है पूछा गया है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपस होती है कान की, ठीक। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? अंग्रेजी कैलेंडर पर, हिजरी कैलेंडर पर, शक संवत पर, या विक्रम संवत पर? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है, इसको बताइए। देखो, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये एक शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शक संवत पर ही आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कैलेंडर में एक बात और याद रखिएगा, हिंदी में महीनों के नाम चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इनको भी आपको याद रखना है, समझ रहे हैं ना, पूछ सकता है। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, BV CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम।
हरित क्रांति के जनक, जिनको जो है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया है, उन व्यक्ति का नाम आपको बताना है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन व्यक्ति को दिया गया है। आपको नाम इनका बताना है कि इनका क्या नाम है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हरित क्रांति जो है, ये हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 67 में आई थी। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर आपसे विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग, क्या याद रखोगे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। कब आई थी? 1966-67 में आई थी। और विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जनक एम एस स्वामीनाथन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, ठीक। और आपके पास ऑप्शन है कोची, चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम। कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? यह जो बंदरगाह है, ये सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुराना भी है, ठीक। तो वो कौन सा है भाई? आप लोगों के जवाब आ रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। सी बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र का बिल्कुल सही है। रंजना वर्मा का भी सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। देखो, प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर पाए गए। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके पश्चिमी तट पर कैसे बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और इधर पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक। तो ये कोची, ये भी पश्चिमी तट पर है। चेन्नई, ये सबसे जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और ये विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा है, सबसे गहरा है। ये कुछ खास बात है, आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं वयस्क अवस्था में, पूछा गया है। जब हम लोग 8 साल तक रहते हैं तो हमारे मुंह में 20 दांत होते हैं, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। और बड़े होने पर जो है, बड़े होने पर जो है आ, कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32, ठीक। तो वर्तमान में जो है आप बता रहे हैं पारादीप है, धर्मेंद्र जी। नहीं, पारादीप तो नहीं है। हम्म सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो वो आपको याद रखना है कि मुंबई के बारे में बात कर रहा है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, ठीक है। चलिए, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? बहुत सही। चलिए बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1952 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में? बताइए, दूरदर्शन सेवा की शुरुआत कब हुई? आंसर करिए इसका। दूरदर्शन सेवा जो है ये शुरू है 1959। कब शुरू हुई है? 1959 में, 1959 में। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वही है, ये वही रख दो उसको, वही रख दो भाई। चलिए आंसर करिए इसका, कौन सा होगा?
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ, 1959 बिल्कुल सही है धर्मेंद्र का। चलिए, सबसे बड़ा देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था। इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिलों की अगर बात करेगा तो लाल, सोना, हमार, ऐसे याद रखिएगा। लाल से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। सोना से सोनभद्र, और हमार से हमीरपुर। ये बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तीन बड़े जिले। और छोटा पूछेगा अगर, छोटा जिला की अगर बात करेगा तो हापुड़, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, हापुड़ के बाद दूसरे नंबर पर भदोही। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हल्के मत लीजिएगा। आएगा तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार तो अलग बात हो जाती है, जनसंख्या के अनुसार जो है प्रयागराज सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1905, 1919। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है, ये हुई है 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखिए, तो ये मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। और इसका प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये मुंबई में ही हुआ था, ठीक। मुंबई, कलकत्ता, है ना। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला देखो भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध, मछली, अनाज या तेल उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसको बताना है। आरबीआई की स्थापना जो है 1930, 1934, 1935 या 1947 कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है, पहले दूसरा था, अब वही आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना। इसका लेखा वर्ष जो चलता है, लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। पहले ये जुलाई से चलता था जून तक, लेकिन अब बदल दिया गया है। ये कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, स्थापना 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो है ये 1972 में हुआ था। पोखरण, चित्तौड़, चंद्रपुर या बीकानेर, बताइए। मरुस्थलीय एरिया है। देखो, ये कहाँ हुआ था? पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है, यहाँ पर किया गया था। यहीं पर चूंकि मरुस्थल है, परमाणु परीक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पहला और दूसरा सब परमाणु परीक्षण यहीं पर लगभग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अभी देखो, मैंने पहला क्वेश्चन लिया था तो उसमें आपसे ध्वज के रंगों के बारे में पूछा गया था, तो मैंने आपको लंबाई, चौड़ाई इनके बारे में बताया था। चक्र जो होता है ये नीले रंग का, ऊपर केसरिया, ठीक, केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। चक्र जो है ये नीला रंग का। तो कुल मिलाकर 4 रंग होते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया हुआ था, ठीक। आई बात समझ में? चलो भाई,
आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। किसने दिया हुआ है? ठीक है। कल सैटरडे है, हो सकता है कल मैं और क्वेश्चन आपको कराऊं। और बाकी टाइमिंग आपकी 3 बजे से रहती है। थोड़ा सा आज ठंड की वजह से क्लास डिले हो गई थी, समझ रहे हैं ना। बाकी क्लास आपकी 3 बजे से ही होगी। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके होमगार्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ हमने किस स्तर की तैयारी की है, कमी है तो उसको सुधार दीजिए। बाकी जो है हमारे साथ बने रहिए, रोज़ हम आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, इससे आपकी और जीएस की तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल।